नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप पढ़ रहे हैं यहाँ आशा मैम संस्कृत क्लास में। तो यहाँ पर हम संस्कृत के बारे में बात करते हैं। यही संस्कृत के बारे में ही ये हमारा चैनल, पहले इसका नाम ही यूपी टीजीटी संस्कृत था। तो हमें थोड़ा सा लगा कि यूपी टीजीटी संस्कृत धारा करके नाम था, तो इसका नाम थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। तो हम यहाँ पर आज किस लिए आए? आज आए हैं हम यहाँ संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखने के लिए। ये आपके कहाँ कहाँ काम करेंगे यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी को तो आप लिख ही दीजिए साइड में। यूपी टेट सी टेट या किसी भी क्लास में आपको सेंटेंस बनाना सीखना है या किसी भी एग्जाम को, या आपको ये भाषा सीखनी है, आपको लैंग्वेज सीखनी है कि आप संस्कृत को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी ये क्लास रहेगी। ये हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम ये समझ लिए आ से इमला तक जाए, ये आपकी कहानी रहेगी। तो यहाँ हम आज अनुवाद बनाना सीखेंगे। अनुवाद बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, किस तरीके से हमें काम करना होगा, पहले हमें क्या आना चाहिए जब हम अनुवाद बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप किसी भी भाषा को सीखने के लिए, भाषा क्या है आपकी, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज आप लैंग्वेज का प्रॉपर व्याकरण होता है, और व्याकरण क्या करता है, उस भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो संस्कृत भी आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए भी आपको इसको थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान करना होगा। कहने में आता है कि संस्कृत काफी कठिन है, इतनी जटिल भाषा है कि इसे बोलना, पढ़ना, लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है कि संस्कृत से ज्यादा सरल कोई और दूसरी भाषा नहीं है। मुझे हिंदी में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन संस्कृत में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्वज्ञ कोई नहीं है, सर्वज्ञाता कोई नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं होती है जितनी की और भाषा में। जितना कठिन दूसरी भाषाएं हैं उससे कई ज्यादा सरल होती है ये। तो हम एक छोटे से श्लोक या प्रार्थना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उससे प्रारंभ करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गणेश तव पावन चरणौ सर्वे वयं सदा प्रणमामः। हे गणेश तब पावन चरणों, तुम्हारे पावन चरणों को हम सभी वयम सर्वे, हम सभी क्या करते हैं, पूज रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। वयम सर्वे सदा प्रणमामः, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपके चरणों में हम वंदना कर रहे हैं। तो इसी के साथ में ये आपकी कुछ, आपको ये तो नहीं लग रहा है कि मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ। अच्छा, हमें संस्कृत को सीखने के लिए ये आपका, यदि आप 6 में है, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में है, कोई सा भी बोर्ड है आपका, आप सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं, हर एग्जाम में आपको सेंटेंस बनाना होता ही होता है। सेंटेंस मतलब आप उस भाषा को पढ़ना सीखोगे, लिखना सीखोगे, बोलना सीखोगे। कोई भी क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है, जब तक आपको ये सेंटेंस बनाना नहीं आता होगा, पढ़ना नहीं आता होगा, लिखना नहीं आता होगा, उसका अर्थ करना नहीं आता होगा, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए हम देख लेते हैं हमें क्या क्या आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम शब्द रूप आना चाहिए। थोड़ा मार्क करने में दिक्कत है। शब्द रूप आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमको धातु रूप आने चाहिए, शब्द रूप आने चाहिए और धातु रूप आने चाहिए। ये दो चीज भी अगर आपको आती है, तो ये मान लीजिए कि आपने संस्कृत का 70 से 80% को कवर कर लिया है। आपको संस्कृत पढ़ना आ गई है, बोलना आ गई है, लिखना आ गई है, और उसका अर्थ करना भी आ गया है, ये मान लीजिए। तो शब्द रूप में आप 3 शब्द रूप कम से कम याद कर लीजिए। जैसे मान लो राम की, मान लो रमा के, या लता के, या बालिका के,
कोई से भी हो सकते हैं, आपके मतलब मेरा है कि ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग हो और एक आप हल्के गले। बस इतने शब्द रूप आपने यदि रट लिए तो मान लीजिए आपने बहुत बड़ा काम संस्कृत के क्षेत्र में पूरा कर लिया है। तो राम के शब्द रूप मैंने आपको बहुत अच्छे से राम के शब्द रूप ये क्या है, ये काम क्या कहा करते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग शब्द है। तो ये तीन शब्द आपको याद करने हैं, ये तीनों शब्द रूप आपको मेरी क्लास में जरूर मिल जाएंगे। आप आशा मैम संस्कृत करके डाल सकते हैं या आप इसको सर्च करने के लिए यूपी टीजीटी संस्कृत धारा भी आप सर्च कर सकते हैं। यूपी टी जी टीजीटी संस्कृत धारा, यूपी टीजीटी संस्कृत धारा। संस्कृत की स्पेलिंग मैंने पूरी नहीं लिखी है, लिख देती हूँ। यूपी टीजीटी संस्कृत धारा। तो इनको आप सर्च करके यहाँ पर आप सर्च करके या आसाम संस्कृत भी आप सर्च कर सकते हैं। ASHA आसाम मैन संस्कृत, ये भी आप सर्च कर सकते हैं आशा मैम संस्कृत। तो ये शब्द रूप आपको तीनों वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। फिर भी यदि मैंने आपको बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इसको रटवाया है या ऐसा कुछ करवाया है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक डेमो दे देते हैं कि हमने एक एक लाइन को बहुत अच्छे से रटवाया आपको। मान आप मेरी गारंटी है कि आपने यदि इन तीनों वीडियो को लता के होंगे वहाँ पर राम के होंगे, लता के होंगे, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं शब्द रूप को। तो ये इसमें भी हम आपको लिंक दे देंगे इस वीडियो के नीचे। तो शब्द रूप आपको याद कर लेंगे ओनली 3, जो कि बहुत 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 ज्यादा इजी होते हैं। जैसे मान लीजिए राम के लिए हमने अपने स्कूल में 5th क्लास के बच्चों को ऐसे रटवा दिया है, बहुत अच्छे से उनको एकदम वो हंसते खेलते और झूमते हुए गाते हुए ही याद कर लेते हैं और उनको याद हो भी गया है। जैसे मान लीजिए राम के शब्द रूप राम राम रामेण प्रथमा द्वितीया तृतीया रामाय रामात् रामस्य इति चतुर्थी पंचमी षष्ठी रामे हे राम इति सप्तमी संबोधन। जैसे फल के फलम फले फलम फले फलानी, इसको इस तरीके से या ऐसे बोलेंगे तो फलम फलम फलेन फलाय फला। जैसे बिल्कुल ये मान लीजिए कुछ थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी का आपके राम के शब्द की तरह हो जाएगा। जैसे लता के ले लो स्त्रीलिंग में, लता लताम लतया लताई लताया 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 हे लता हे लते। इस तरीके से वहाँ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये शब्द रूप आपको आने चाहिए, कुछ ज्यादा बड़ी क्लास तो नहीं हो रही है। उसके बाद धातु रूप। धातु रूप क्या है आपका? धातु रूप आपका क्या है? देखिए सेंटेंस में आपकी वाक्य में 3 चीज होती है, कर्ता कर्म और क्रिया। कर्ता कर्म और क्रिया। तो कर्ता तो हमेशा एक ही व्यक्ति करता होगा आपका, और जो कि हम धातु के अंदर ही पढ़ लेते हैं। और हमें इसकी पहचान रखनी है कि कौन सा करता है, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का या उत्तम पुरुष का। आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद कर्म। तो कर्म आपका क्या है? ये शब्द रूप आपको आते हैं, तो इसी के अनुसार आपको कर्म लगाना होता है। इसके बाद क्रिया। क्रिया ये मान लीजिए एक तरीके से ये धातु। क्रिया क्या मान लीजिए एक तरीके से ये धातु। यदि आपको ये धातु आती है तो आप क्रिया इसके अनुसार अपना काम कि बाकी में आपको कब कौन सा शब्द लगाना है इस तरीके से आप लगा लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम यहाँ पर सीखें।
मैं यहाँ पर लिख लिख लेना चाहूंगी। नॉर्मली आप यदि धातु रूप में आप क्या करें, पट का धातु ले लीजिए। पट पट एक धातु है जिसका काम होता है पढ़ने के लिए। क्या काम करता है ये? पट यानी कि पढ़ना। पठ यानी कि पढ़ना। अच्छा, संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड। इसी तरीके से संस्कृत में हमारे वचन होते हैं 3, जिसे हम बोलते हैं एक वचन। हिंदी में लेकिन 2 ही होते हैं, जिसे हम बोलते हैं द्विवचन, और जिसे हम बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं? बहुवचन। ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आपने अगर इतना चार्ट को भी अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमको यहाँ क्या सीखना है? ये हमारे वचन हो गए। इसके बाद जो कर्ता था, ये मान लीजिए एक तरीके से यहाँ हमें कर्ता की पहचान देनी है कि हम 3 स्थान होंगे हमारे पास, 3 तरीके के कर्ता होंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। ये क्या है? ये 3 कर्ता हैं हमारे पास, जिसे हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। कितने कर्ता हैं हमारे पास? 3 कर्ता हैं, जिनमें हम प्रथम पुरुष, ये हम बेसिक की बात कर रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब पुरुष को कर्ता नहीं कहते हैं, ये हम आपको वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पुरुष, 3 कर्ता हो गए। अच्छा, प्रथम पुरुष में किस तरीके के व्यक्ति को रखेंगे, सेकंड में किस तरीके के व्यक्ति को रखेंगे, और थर्ड में किस तरीके के व्यक्ति को रखेंगे। 3 कॉलम हैं, 1, 2 और 3। जब हम वाक्य में तुम का प्रयोग करेंगे तो हम मध्यम पुरुष वाले कर्ता को रख लेते हैं। जब हम वाक्य में तुम का प्रयोग करेंगे तब हम क्या करते हैं? मध्यम पुरुष वाले को रख लेते हैं। अच्छा, तुमको बोलते क्या है? तुमको बोलते क्या है? एक तुमको बोलते हैं तुम, 2 तुमको बोलते हैं युवा, तुम सबको बोलते हैं युगल। ठीक है। मध्यम पुरुष में बीच वाली लाइन में हम कौन सा वाला कर्ता रख रहे हैं? तुम वाला। तुम दोनों और तुम सब। तुम दोनों, गर्मी अधिक है, पसीना भी। तुम दोनों और तुम सब। इसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम अपने लिए प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाई कर्ता या तो मैं हूँगा या तुम होगा या अन्य कोई और होगा। तो तुम के लिए हमने इसे प्रयोग में ले लिया, इस वाले स्थान को। इसमें जो खाली स्थान में कुछ आएगा, यहाँ हम तुम के लिए प्रयोग कर देंगे। और मध्यम उत्तम पुरुष में हमें क्या करना है? अपने लिए प्रयोग करना है, मैं के लिए प्रयोग करना है, मैं। और मैं में भी वचन होंगे, मैं, हम दोनों, हम सब। मैं को क्या बोलेंगे? अहो। हम दोनों को क्या बोलेंगे? आवाम। और हम सबको क्या बोलेंगे? वयम। हम सबको क्या बोलेंगे? वयम बोलेंगे। तो यहाँ तक हम इतना जान गए। इसके बाद शेष बचे हुए कर्ता, मैं और तुम के बाद शेष बचे हुए सभी कर्ता हम प्रथम पुरुष में ले लेंगे। तो शेष क्या बचा? इन 2 के बाद सभी सर्वनाम बच गए और सभी संज्ञा बच गई। इन 2 सर्वनाम को छोड़ करके सभी सर्वनाम बच गए और सभी संज्ञाएं बच गई। तो मान लीजिए एक संज्ञा को ले लेते हैं, बालक। बालक एक संज्ञा है।
राम, श्याम, गोपाल, माता, पिता, बहन, भाई, मित्र, कुछ भी हो सकता है भर संज्ञा में तो। ठीक है। और कोई भी सर्वनाम हो सकता है, जैसे यह, वह, वे, ये, इस तरीके के शब्द। तो हम यहाँ पर फिलहाल एक संज्ञा ले लेते हैं, बालक। एक बालक को हम बोलते हैं बालक। वहीं पर हम दो बालक को बोलेंगे बालक, और दो से अधिक बालक को बोलेंगे बालका। दो से अधिक बालक को क्या बोलेंगे? बालका। तो इतना हमने, ये सब हमारे क्या है? इतना, ये सब हमारे कर्ता है। ये सब क्या है? हमारे कर्ता है। अब फिर इसके बाद हम क्रिया की बात करेंगे। ये सब अब तक इतने ये लोग हैं, ये क्या है? ये सब कर्ता है। तो ये तीन जो पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये बताते हैं कि मध्यम पुरुष में कौन सा कर्ता आता है, उत्तम पुरुष में कौन सा कर्ता आता है, प्रथम पुरुष में कौन सा कर्ता आता है। तो प्रथम पुरुष कह रहा है कि मुझ में सभी संज्ञाएं और सर्वनाम आते हैं, लेकिन दो सर्वनाम दो स्थान नीचे जो है मैंने उनको दे रखे हैं। कौन कौन से? मध्यम पुरुष कहता है कि मैंने तो केवल केवल तुमको ले रखा है और तुम में भी मेरे तीनों वचन होंगे। इसके बाद उत्तम पुरुष कह रहा है कि मैंने तो केवल केवल मैं को ले रखा है। इसके बाद शेष बचे सभी कहाँ आ जाएंगे? प्रथम पुरुष के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे इतने कर्ता हो गए। इतने कर्ताओं के बारे में हम जान लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। केवल हमें इतना ही याद रखना है। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, बालकः, बालकौ, बालकाः। यहीं पर राम होगा तो रामः, रामौ, रामाः। यहीं पर श्याम होगा तो श्यामः, श्यामौ, श्यामाः। इस तरीके से यहाँ पर ये शब्द चलते हैं। इसके बाद अब हम इसकी क्रिया लिख लेते हैं। यहाँ पर आता है पठति, यहाँ आता है पठतः और यहाँ आता है पठन्ति। इधर आएगा पठसी, इधर आएगा पठथ और इधर आएगा पठत। इधर आ जाएगा पठामी, दो डंडा होते हैं, पठामी, पठावह, पठामह। इस तरीके से यहाँ पर हमारे क्रिया लिख जाती है। तो अब हमें इतना सा याद रख लेना है, पठति, पठतः, पठन्ति। पठति किसके लिए? एक के लिए। पठतः दो के लिए। पठन्ति दो से अधिक के लिए। पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। इतनी चीज हमने सीख ली। अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेते हैं, गोपाल पढ़ता है। गोपाल पढ़ता है। तुम, मैंने अभी आपको बताया था मेरा हाथ संस्कृत में चलता है। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ये सेंटेंस हो गए। तो इसको बनाना कितना ज्यादा इजी हो गया। पहला, मैं को, मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है ये जान लेते हैं कि मैं कौन सा पुरुष है। इन सब में देखो पुरुष कितने हैं हमारे पास? तीन। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कितने पुरुष है हमारे पास? तीन। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब सभी संज्ञाएं और सर्वनाम, दो सर्वनाम को छोड़ करके। कौन कौन से? मैं और तुम। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का मतलब, मध्यम पुरुष का मतलब क्या है? तुम दोनों, तुम सब। क्या बोलेंगे? त्वम, युवाम, युयम। उत्तम पुरुष का मतलब मैं, मैं, हम दोनों, हम सब।
इसे क्या बोलते हैं संस्कृत में? अहम, आवाम, वयम। तो मैं कहाँ पर आएगा? कौन से पुरुष में आएगा? उत्तम पुरुष में। और उत्तम पुरुष का भी कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष। प्रथम उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन में कर्ता होता क्या है? क्या लिखते हैं? मैं को क्या लिखेंगे? अहम। मैं को क्या लिखेंगे? मैं को क्या लिखेंगे? अहम। ठीक है। अब इसी के साथ कौन सी क्रिया लगती है? पठामी। क्योंकि जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो मैं के साथ क्या होगा? पठामी। और पठामी के साथ में कौन सी क्रिया लगेगी? अहम के साथ में कौन सी क्रिया लगेगी? पठामी। कभी कभी ये मार्कर दिक्कत करने लगता है। पठामी। गोपाल पढ़ता है। गोपाल यहाँ पर कौन सा पुरुष है? गोपाल प्रथम पुरुष है। कर्ता कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का, जिसे हम क्या बोलेंगे? गोपाल। हाँ। क्या बोलेंगे? गोपाल। हाँ। गोपाल क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्रिया क्या आएगी? पठती। जिस वचन का और जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन की और उसी पुरुष की हम क्रिया लगाएंगे। कर्ता और क्रिया का इतना विशेष ध्यान हमको रखना है। इसके बाद तुम पढ़ते हो। तुम कौन सा पुरुष है? तुम मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में कौन सा वचन है? मध्यम पुरुष में भी एक वचन है। तो तुमको क्या बोलते हैं? तुमको क्या बोलते हैं? तुम। और तुम के साथ में क्रिया क्या लगाते हैं? पठसी। क्या क्रिया लगाते हैं? पठसी। अब आपको क्या करना है? इसे याद कैसे रखना है? आपको ये दिक्कत हो रही होगी इस टाइम कि हम इसको याद कैसे रखें। मेथड हमारे समझ में आ गया है कि हमें किस तरीके से यूज करना है। यूज करना आपको आ गया है कि हमें इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीन पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और तीनों पुरुषों को आपको ये भी समझ में आ गया कि तीनों पुरुषों को हम कब कहाँ पर कौन सा पुरुष का यूज करते हैं, ये भी समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर हमारे पास तीन पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या आएगा? सभी संज्ञाएं और कुछ सर्वनाम आएंगे। कुछ सर्वनाम यानी कि दो सर्वनाम को छोड़ करके। कौन कौन से दो सर्वनाम छोड़ने हैं? मैं और तुम। मध्यम पुरुष का प्रयोग आपको कब करना है? मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है तुम के लिए। तुम की कर्ता हमको याद रखने हैं। त्वम, युवाम, युयम। त्वम, युवाम, युयम। उत्तम पुरुष में अपने लिए प्रयोग करेंगे मैं, हम दोनों, हम सब। उसको बोलना क्या है? अहम, आवाम, वयम। यदि आपको इतना आता होगा तो अच्छा है, यदि नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देती हूँ। देखिए, तुम और तुम में कोई खास फर्क नहीं है। तुम और तुम में तुम। युवाम, युवाम और युयम। अक्सर करके विद्यार्थी इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवाम यहाँ आएगा या युवाम यहाँ आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसी को क्लियर कर लेते हैं। देखो, तुम के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर भी चारों तरफ आपको यू ही दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये कंफर्म कर लेना, यू वाला कहाँ आना है? मध्यम पुरुष में। यू वाले का प्रयोग कहाँ आएगा? मध्यम पुरुष में। तो आपको यू से इसको याद रखना है, युवाम और युयम। युवाम के यू में छोटे ऊ की मात्रा है। युवाम का जो दो वाले का जो यू है द्विवचन का, वहाँ छोटे ऊ की मात्रा है। और जहाँ पर बहुवचन का है वहाँ वाले यू में बड़े ऊ की मात्रा है। तो मात्रा का भी ध्यान रखें कि आपसे लिखने में मिस्टेक ना हो। इसके बाद अहम, आवाम, वयम। थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, अहम, आवाम, वयम। वयम शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। वयम भारती है, वयम पठामः, वयम लिखामः, वयम गच्छामः, वयम क्रीडामः। हम सब खेलते हैं, हम सब भारतीय, हम सब गाते हैं। वयम शिक्षकाः, हम सब शिक्षक हैं। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, याद हो जाएगा। मेरे साथ आप याद कर सकते हैं, अहम, आवाम, वयम।
त्वम, युवाम, युयम। आप ये वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। रही बात क्रिया की, तो पठ शब्द के साथ कुछ एक एक प्रत्यय जोड़ा है हमने, जिससे ये क्रिया आपकी बनी है। तो क्या प्रत्यय जोड़ा है देखिए, पठ में इसमें ती जोड़ा है, इसमें तह जोड़ा है, और इसमें अंति जोड़ा है। इसमें सी जोड़ा है, इसमें धा जोड़ा है, और इसमें था जोड़ा है। ये शब्द जो मैं लिख रही हूँ ये हमने पठ शब्द में जोड़े हैं। जो पठ धातु है, जो मूल धातु है, इसमें हमने इन प्रत्ययों को जोड़ा है। इसमें आम, इसमें आव, आवह, और इसमें आमह। ये आप इतना याद कर लेते हैं फिर भी आपका काम चल जाता है। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। आप इतना याद कर लेंगे। अब हमें पठ की तो हमने याद कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे 2000 धातुएं होती है, 2000 क्रियाएं होती है, 2000 को कैसे याद रखें। ये भी समस्या है कि 2000 को कैसे याद रखेंगे। ये जो प्रत्यय है ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह, यही प्रत्यय आपके ये शब्द जो दिख रहे हैं यही आपके सभी मूल धातु में जुड़ते जाएंगे और ये शब्द बनता जाएगा। जैसे मान लीजिए अब हम पठ की जगह लिख ले लेते, तो हम केवल पठ पठ को इरेज करेंगे। धातु क्या है, लिख। ये मत सोच लेना कि ये मात्रा कहाँ से आ गई, लिख धातु है जिसका अर्थ होता है लिखना। इसका अर्थ क्या होता है, लिखना। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, बन गया लिखती। यहाँ पर भी हम पठ को हटा देंगे और लिख देंगे, बन गया लिखतः। यहाँ पर भी पठ को हटा करके लिख देते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा, लिखंती। इसी तरीके से जितनी भी धातुएं होंगी उनमें से इसी तरीके से प्रयोग कर लेंगे। जैसे कुछ धातुएं होती हैं, जैसे पठती, लिखती, धावती, क्रीडती, नृत्यति, बदती, चलती, उत्तिष्ठति, उपविशति, नृत्यति, गायति, जानाति, नयति, प्रक्षालयति, स्नाति। बहुत सारी धातुएं होती हैं। लेडी, जिघ्राति सूंघने के लिए, सोड़ती सुनने के लिए, बदती बोलना। बहुत सारी धातुएं होती हैं जिसको आपको कुछ ज्यादा ऐसे नहीं है कि आपको ये लगे जिसका अर्थ ना आता हो। सभी सिंपल सी धातुएं होती हैं, जैसे गच्छति माने जाना, पठती माने पढ़ना, लिखती माने लिखना, गायती माने गाना, नृत्यति माने नाचना, बदती माने बोलना, आगच्छति माने आना, खादती माने खाना, पिबती माने पीना। सामान्य से अर्थ होते हैं। देखिए यदि आप भारतीय हैं और आपको हिंदी आती है तो आप संस्कृत को बहुत आसानी से सीख ले जाएंगे। लेकिन यदि आप भारतीय हैं और आपको हिंदी कितनी भी अच्छे से आती है तो इंग्लिश को सीखना इतना इजी काम नहीं है जितना कि हिंदी के द्वारा संस्कृत को सीखना है। तो यहीं पर मैंने आपको ये कुछ सेंटेंस सिखाए। अब मैं आपको कुछ और सेंटेंस लिख देती हूँ। पहले मैं देख लेती हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही। चलो रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है। इसमें फिर अब हम बात कर लेते हैं, काल की बात कर लेते हैं, समय की। ये सब तो हमने वर्तमान काल की बात की, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की बात की। किसकी बात की हमने, प्रेजेंट टेंस की बात की कि ये बातें सभी अभी हो रही हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यदि कि इसके अलावा भी हमको 5 काल और पढ़ने होते हैं। इसके अलावा भी हमको 5 काल और पढ़ने होते हैं। तो 5 काल वो कौन कौन से हैं, 5 लकार, सॉरी 5 काल नहीं, 5 लकार हमको और पढ़ने होते हैं। संस्कृत में हमको 5 लकार पढ़ने होते हैं। पहले बात करेंगे हम 3 लकार की। 3 लकार आप अच्छे से सीख जाएंगे तो उसके बाद हम
बाकी के लकार की भी चर्चा कर लेंगे। चलो इसको इरेज ही कर देते हैं। इसके बाद हम बाकी के लकारों की बात भी कर ही लेंगे। देखिए, जैसे संस्कृत में हिंदी में आपका संस्कृत इंग्लिश में आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, ऐसे ही आपका संस्कृत में भी होता ही है। उसी तरीके से आपका क्या होता है, संस्कृत में भी होता ही है। तो जिस तरीके से मैं आपका यहाँ लिख देती हूँ संस्कृत में और हिंदी। संस्कृत में हम जैसे लट लकार, जिसे हम लट लकार कहते हैं, वहीं पर हम हिंदी में उसे वर्तमान काल वर्तमान काल कहते हैं। संस्कृत में हम जैसे लृट लकार, क्या लिख रहा है ये, लृट लकार, ला के नीचे रावड़ा हुआ है, लृट लकार। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्य काल। संस्कृत में हम जैसे लंग लकार, लंग लकार कहते हैं, उसी को हम हिंदी में भूतकाल, भूतकाल कहते हैं। देखिए, व्याकरण का अपना एक नियम होता है और ये वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल वह सभी में आता है। सब में बोलना होता है तो सबके अपने अपने नियम होते हैं। तो अगर हमने इस वाले वर्तमान काल को पढ़ा, उसी सेम उसी तरीके से उन्हीं कर्ताओं के साथ कुछ क्रियाएं बदल जाएंगी और ये तीन लकार भी आएंगे, ये तीन लकार भी आएंगी। केवल क्या बदल जाएगा, हमारा क्रियाएं बदल जाएंगी, कर्ता वही रहेगी, क्रिया बदल जाएगी। क्योंकि कर्ता तो वही करता ही रहता है, चाहे वो वर्तमान में प्रयोग करे, चाहे भूतकाल में करे, चाहे भविष्यकाल में करे। संस्कृत में कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आएगा तो किसमें आएगा, क्रिया में आएगा। किसमें परिवर्तन आएगा, क्रिया में परिवर्तन आएगा। लंग लकार यानी कि भूतकाल। इसके अलावा विशेष दो लकार और हमको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से, लोट लकार, जिसका अर्थ होता है आज्ञा, आज्ञावाची जिसे बोलते हैं। और एक होता है आपका विधिलिंग, विधिलिंग लकार। एक और क्या होता है आपका विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ होता है चाहिए, जिसका अर्थ क्या होता है, चाहिए। अच्छा, इसके मैं आपको एक एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगी। जैसे मान लीजिए हम इसका बना लेते हैं एक सेंटेंस, इधर स्पेस है, यहाँ लिख लेते हैं बालक, कर्ता ले लेते हैं बालक, बालक पठती, बालक क्या करता है, पढ़ता है, बालक पठती, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ेगा, बालक पढ़ेगा, बालक पठिष्यति, बालक पठिष्यति। क्या हो गया, बालक पठिष्यति। इसके बाद यहाँ पर कर्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क किस पे पड़ा, क्रिया पे पड़ा। इसके बाद भूतकाल के लिए ले लेते हैं, बालक ने पढ़ा था, बालक अपठत, बालक अपठत। यहाँ पर हम प्रथम पुरुष और एक वचन का कर्ता लेकर के उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये वाले लकार भी आपको मेरी क्लास में मिल जाएंगे। आप एक एक लकार को या सभी लकारों को एक साथ भी देख सकते हैं। और यहाँ भी यदि आपकी इच्छा होगी तो हम ये लकार यहाँ पर भी पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बालक अपठत। दूसरा लकार भूतकाल का हो गया, लोट लकार का, बालक आज्ञावाची, बालक पढ़ो, बालक पढ़ो, बालक पठतु, बालक पढ़ो, बालक पठतु। बालक को पढ़ना चाहिए, बालक को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बालक पठेत,
बालकः पठेत्। तो इस तरीके से इन अर्थों में प्रयोग करने के लिए हमको ये 5 लकार पढ़ने होते हैं। कितने लकार पढ़ने होते हैं हमें संस्कृत में? लेकिन संस्कृत में होते कितने लकार है ये क्वेश्चन है। तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन प्रयोग में 5 लकार आते हैं। हम अपनी सामान्य भाषा में जो प्रयोग करते हैं वो केवल 5 लकार का प्रयोग करते हैं। यूपी टीजीटी में भी आपके 5 लकार ही पूछे जाते हैं। पीजीटी, यूजीसी नेट इत्यादि में 10 लकार पूछे जाते हैं, नहीं तो सामान्य से सभी परीक्षाओं में आपके पीजी तक टीजीटी तक को लेकर के केवल 5 लकार ही पूछे जाते हैं।